हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भाषवी एकेडमी पे। मेरा नाम रश्मि जोशी है। आप में से कई सारे विद्यार्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि नेट जेआरएफ की परीक्षा को पहली बार में कैसे उत्तीर्ण किया जाए, पास किया जाए। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं दोहराना चाहिए, या ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आपको फॉलो अप करना चाहिए ताकि आप एक बार में परीक्षा को उत्तीर्ण करें। अपने आप में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, काफी विद्यार्थी चूक जाते हैं। आप वो गलतियां ना करें। इससे संबंधित सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज इस वीडियो में। इसके अलावा नेट जेआरएफ पास करने के बाद पीएचडी के दौरान ही आप लोग के दिमाग में सवाल आता है कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को उत्तीर्ण करें। खास तौर पे आपका विषय अगर हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है और इन सारी परीक्षाओं पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण किया है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी किसी भी गांव या कस्बे से हैं, किन्हीं भी चुनौतियों से अगर आपका सामना हो रहा है तो भी आप उनको पार पाके अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो है आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, श्री धीरज पांडे जी, जो कि इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है राजकीय महाविद्यालय में, और उन्होंने पहले ही प्रयासों में अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं उत्तीर्ण किया है। वो अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले और आप भी इस तरह की परीक्षा पास करके प्रतिष्ठित एक जॉब को हासिल कर सकें और समाज में अपना, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है श्री धीरज पांडे जी आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रताप सिंह और आज आपको जिस शख्स से मिलाने की बात मैंने किया था, मैं उसका आज इंटरव्यू लूंगा। वह शख्स अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना किया है और उन चुनौतियों को कैसे परास्त किया है, इस बात पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हिंदी विषय को वह किस प्रकार से देखते हैं और हिंदी विषय के साथ उन्होंने कैसे तैयारी किया। आइए हम धीरज पांडे जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे। चलिए, साक्षात्कार की अगली कड़ी में मैं धीरज पांडे जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा और जीवन के बारे में थोड़ा सारांश में बताइए। धन्यवाद सर। आरंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी गांव में ही हुई और उसके बाद इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई, मेरी 9th से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मेरे ज़िले में हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में हुआ। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया और एमफिल दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रहा था और फिर वहीं पर पीएचडी में इस समय इनरोल्ड हूँ। पीएचडी के दौरान ही इस सेवा में आने का अवसर मिला और मुझे लगता है कि जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा है, मेरे अभी तक मेरे सारे के सारे जो आरंभिक शिक्षा है और जो माध्यमिक शिक्षा रही है, फिर हायर एजुकेशन रहा है, सभी के सभी सरकारी संस्थानों में हुए हैं। तो मैं इसके लिए भी एक चीज़ मुझे महसूस होता है कि अगर आदमी पढ़ना चाहे, काम करना चाहे, तो सरकारें और सरकारी संस्थाएं इतनी हैं कि अगर आप खुद प्रयास करना चाहते हैं तो आपके लिए चीज़ें उपलब्ध होंगी। धीरज पांडे जी से मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा रही है, उसके संघर्ष जो रहे, आप उसके बारे में मुझे संक्षेप में बताइए। धन्यवाद सर। शुरुआती शिक्षा दीक्षा मेरे गांव के ही स्कूल में हुई। मैं कक्षा 8 तक अपने गांव पे ही पढ़ा और उसके बाद इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जो थी हमारे जिला मुख्यालय पे हुई। वह पढ़ाई हमारे जीवन में एक तरीके से बोलते हैं कि वहीं से मुझे दिशा मिला और उस दिशा को पाने में बहुत संघर्ष रहा। लेकिन मेरे घर से उसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जिस जगह मैं कोचिंग करने जाता था। और सुबह 4 बजे मैं उठ करके चला जाता था, 5:30 बजे से मैं घर से निकलता था और 6 बजे से मेरी कोचिंग रहती थी। तो 5 से 6 मैं साइकिलिंग करता था और उधर फिर मेरी जब 8 बजे कोचिंग कंप्लीट होती थी मैं वापस चला आता था। फिर 3 बजे से मेरी क्लास होती थी, फिर मैं 2 बजे निकलता था और वो 4 बजे के बाद फिर मैं आता था। तो मैं जब उस दिन को कभी कभी याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें मेरे पास कितनी स्टेमिना थी। मैं 60 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग करता था और कई बार मुझे घर के लोग कहते थे कि जब शीतलहर में शीत पड़ता था तो बिल्कुल एकदम अपने ही घर से नहीं दिखता था कि बाहर क्या हो रहा है। तो घर पे परिवार पे लोग, पिताजी और बाकी लोग कहते थे, उतना सुबह जो लोग उठ जाते थे कि कहाँ जा रहे हो, इतना बहुत पढ़ लिए हो कि नंबर पा जाओगे, पास हो जाओगे, अब मत जाओ, कहाँ, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। गाँव में कहावत है ना कि हाथ अपना अपना ही हाथ नहीं दिख रहा है। तो लोग कहते थे कि अपना हाथ नहीं दिख रहा है तो कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, ठीक है। तो मैं जब वहाँ से निकलता था तो लगभग 7-8 किलोमीटर जाने के बाद मेरे कुछ दोस्त मिल जाते थे और फिर उसके बाद थोड़ा सा दूरी, लेकिन वो बीच में जो एकदम अंधेरे में 5 बजे के बाद शीतलहर में दिखता नहीं है कुछ, उसमें एकदम वीरान और उस शीतलहर में चलना, पूरे कपड़े शीतलहर से भीग जाते थे। और गर्मियों में तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब उधर से 15 किलोमीटर साइकिल चला करके आता था तो मेरे उस समय के जो शर्ट थे उस पर, चूंकि जब मैं उधर से आता था तो सूर्य पश्चिम हुआ करते थे और सूर्य की लाइट इतनी तेज होती थी मेरे कपड़े पे कि कई बार मेरे पीछे के वास्तव में चमड़े जो हैं एकदम से जल जा चुके थे।
तो हम लोग को मुझे पता नहीं चलता था कि पीछे इतनी क्यों इरिटेशन होता है, क्यों इतनी इचिंग होती है, पता नहीं चलता था। तो मैं जाकर के एक बार दिखाया अपने परिवार में लोगों को कि क्यों इतना हो रहा है, देखा जाए तो पता चला कि पीछे एकदम फफोले टाइप के हैं उस धूप में चलने के लिए। लेकिन जब रिजल्ट आते थे और परिणाम आता था अपना, तो बहुत सुखद रहता था। दूसरा, इंटरमीडिएट के दौरान एक अच्छी चीज़ ये थी कि मैं डिबेटर था और कंपटीशन देता था, ऐसे ऐसे कंपटीशन मंडल में, ज़िले में। तो हर हफ्ते कुछ न कुछ वहाँ चीज़ें आती रहती थी। कभी अखबार में न्यूज़, कभी वहाँ के लोकल मीडिया चैनल में कवरेज मिलना। तो उससे अपनी एक जो सेल्फ इंस्टीट्यूशन है वो जगी रहती थी कि नहीं, काम करना है, काम करने से ही आपको कुछ न कुछ चीज़ें मिलती हैं, आपको लोग पहचानते हैं, आपकी एक वैल्यूएशन क्रिएट होती है। तो उससे लगता था कि नहीं, ठीक है, काम करना है। और वही प्रेरणा थी उस इंटरमीडिएट के बाद, जो टीचर मुझे मिले, जो मित्र मुझे मिले। आज मेरे मित्रों में देखता हूँ, मुझे गर्व होता है कि मेरे बचपन से लेकर के इंटरमीडिएट तक के मेरे मित्रों को मैं देखता हूँ, तो मेरे बहुत सारे मित्र अच्छे अच्छे जगहों पे सेटल्ड हैं। और सब उनसे ही प्रेरणा मिलती रही है कि कुछ अच्छा अच्छा किया जाए। और उन्हीं से प्रेरणा मिली और वहाँ के टीचरों से मिली कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने आ गया। जब मैं बीए करने आया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि बीए जैसे सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ बीए, गाँव में तो बीए को ऐसा देखा जाता है कि जो आदमी एकदम निकम्मा है, जिसको कोई काम धाम नहीं है, वो बीए करता है। तो जब मैं कोशिश कर रहा था कि बीए, तो मुझे इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की दृष्टि से देखा जाता था कि मैं अपने अंदर को सोचता था कि मैं कितना इंफीरियर फील कर रहा था, कि मुझे लगता था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब जिस गार्जियन से मिलता था वो पूछता था क्या कर रहा है, मैं कहता था बीए। कहता मैं बीए, ऐसा कहते थे कि लगता था कि मतलब कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए और वहाँ के तमाम सीनियर्स मिले, तमाम लोगों को मैंने देखा कि जो ग्रेजुएशन किए और उस आर्ट्स साइज जो हमारे यहाँ कहा जाता है, उसके साथ कला संकाय में पढ़ते हुए उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था, अपने आप को आगे बढ़ाया था। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ काम आगे किया जाए। अभी तक हम लोगों ने यह सुना कि आपके जो आरंभिक शिक्षा थी उसकी चुनौतियाँ क्या थी, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में ये प्रश्न कौंध रहा है कि जब आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में जब थे, जब पढ़ाई की आरंभिक शिक्षा में, तो आपके साथ आपका परिवार था। वह परिवार जो आपको संबल प्रदान करता है। लेकिन आप उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठकर जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए और इलाहाबाद शहर का माहौल आपने देखा, वहाँ के बहुत से बच्चों को देखा, तो क्या चुनौतियों में परिवर्तन आया और नई चुनौतियाँ क्या आपके सम्मुख आईं? और उन चुनौतियों को परास्त करते हुए आपने एमए के दौरान ही जेआरएफ कैसे क्वालीफाई किया? इसके विषय में मुझे आप बताइए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि मुझ में प्रबंधन की ठीक-ठाक क्षमता है। और लोग भी मानते हैं, मेरे अगल-बगल के जो लोग हैं वो भी मानते हैं। इलाहाबाद में आया तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि किस तरीके से मैं पैसे को लेकर के जो मेरा संघर्ष था, आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी परिवार की। परिवार में कभी ₹400 आते थे घर से, कभी ₹500 आते थे। तो कई बार तो एटीएम खोजना पड़ता था, कहाँ पर ₹100 के नोट का ट्रांज़ैक्शन होता है। क्योंकि 500 नोट ही निकलना हो और ₹400 आपके एटीएम अकाउंट में हो, तो कहाँ से निकल सकता है? तो हम लोग घूमते रहते थे प्रयागराज पे, लाला चुंगी पे कि कहाँ मिलेगा, तो हो जाता था। लेकिन चूँकि मेरे मित्र जितने थे वो सबका संघर्ष जैसा एक जैसे था। मेरे मित्रों में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत हाई प्रोफ़ाइल परिवार से हो, और यही कारण रहा कि मैं इलाहाबाद में जब तक रहा, तो कभी हम लोग सिविल लाइन्स नहीं गए, कभी कहीं हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि कोई जगह जहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंटरटेनमेंट के मूड में घूमा हो। हम लोगों ने सिर्फ़ एक चीज़ लगता था कि अगर काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी नहीं टिक पाएँगे। इसीलिए मैं तो जब ग्रेजुएशन कर रहा था सेकंड ईयर के दौरान, क्योंकि मुझे रिसर्च स्कॉलर मैक्सिमम पढ़ाए हैं ग्रेजुएशन के दौरान में, तो उनको देख के लगता था कि आप लोग किस तरीके से पढ़े हैं और जेआरएफ हुए हैं। तो उन्होंने सेकंड ईयर के दौरान ही मुझे, कई रिसर्च स्कॉलर थे वहाँ पर, मैं उन लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ। डॉक्टर सतीश यादव सर, डॉक्टर आदित्य तिवारी सर, डॉक्टर गजेंद्र बारनगिरी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। इन लोगों का सानिध्य मिलता रहा और इन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि आप जेआरएफ हो सकते हैं, आप ऐसे जैसे कीजिए तो आप क्या होगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। उन्हीं परिस्थितियों में मैं सेकंड ईयर में जब था, तभी से मुझे लगा कि मुझे जेआरएफ करना है। और फिर मैंने थर्ड ईयर के दौरान लगभग जेआरएफ से संबंधित जितनी किताबें थी, जितनी चीज़ें थी, वो अपने कमरे पर ले आकर के रखा था। यह अलग बात है कि पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी उसकी, लेकिन मैं किताबें जान गया था, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होता है जान गया था। और एमए के दौरान मुझे लगा कि मैं अगर एमए के दौरान चीज़ों को पढ़ूंगा नहीं, तो एमए के दौरान अगर मैं जेआरएफ नहीं हो गया, मेरा रिसर्च का एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरी पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी। और मुझे ये भी कहने में गुरेज नहीं है कि आज आप ही के चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसी एमए के दौरान मेरी आपसे भी मुलाकात हुई, बीए थर्ड ईयर के दौरान। और उस मुलाकात के बाद उस जेआरएफ की तैयारी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। मुझे पूरी तरीके से याद है कि मैं, चूंकि मेरा थोड़ा बिहेव जो था वो बहुत पॉलिटिकल नेचर का था, मैं बहुत सोशल था, दिन भर घूमते रहता था लोगों के साथ। तो घूमते घूमते क्या होता था कि लोगों को लगता था कि लड़का पढ़ता वढ़ता नहीं है। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब मेरा जेआरएफ का रिजल्ट आया, तो लोगों को लगा कि ये जेआरएफ कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं था कि जेआरएफ हो गया। मैंने वहाँ की सेमेस्टर की परीक्षाएं भी टॉप की, तो लोगों को लगता था कि मतलब ये दिन भर घूमने वाला नेता टाइप का लगने वाला लड़का। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे मुझ में प्रबंधन क्षमता ठीक थी,
मैं घर पे पहुंचता था अपने कमरे पे, तो वहां पर मैं कितना देर रहना है वो कमरे पे मेरा डिसाइड था। कितना पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, हफ्ते में क्या क्या कंप्लीट कर लेना है, वो मेरा डिसाइड है। वो आज भी डिसाइड है। मुझे आज चूंकि मैं प्रोफेशन में एक शिक्षक हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे इस वीक में क्या कंप्लीट करके पढ़ा देना है और खुद क्या पढ़ लेना है, ये सब डिसाइड है मेरा। मैं देखता था कि मैं जब 3 बजे तक कॉलेज में रहता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, और 3 बजे के बाद लोग झाट हो जाते थे, थक जाते थे। उस 3 बजे के बाद आप कॉलेज आते थे, और 3 से 4 मैं कई बार आपके साथ बैठ करके वहाँ पर पढ़ाई किया हूँ, और आप मुझसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते थे और मैं बताता था। हम 3-4 लोग रहते थे और वहाँ पर पढ़ाई करते थे, और उसमें उसी अटेम्प्ट में मैं JRF हुआ। और एक अच्छी बात मैं बताऊं कि मेरा 24 दिसंबर को सेमेस्टर की एग्जाम खत्म हुआ, और 26 दिसंबर को मेरा JRF का एग्जाम था। यानी कि एक ही दिन बाद 25 दिसंबर का हमारा डेट था, और मैं 26 दिसंबर को एग्जाम दिया, JRF भी हुआ मेरा, और मेरा सेमेस्टर का भी परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो यह होता है। लेकिन जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, वो क्या होता है ना कि आपको कमज़ोर तो दिख करती हैं, लेकिन अगर आपने उन चीज़ों की जो पॉजिटिविटी है उसे समझ लिया, तो आपको बहुत मजबूत भी करती है। मुझे पूरा पता है कि जिस तरीके से मेरा नेचर था, अगर मेरे पास बहुत आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होती, मैं बहुत होता, तो हो सकता है मेरी टीमिंग ऐसी जगह पर हो जाती कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करता। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते गए जो स्ट्रगलिंग थे, जो संघर्ष कर रहे थे, जिनको जिद थी अपना कुछ करने का, उन जिद को मैंने देखा। और मैं पूरा BA थर्ड ईयर में बताऊँ कि आज भी मेरे पास मेरे को एक नोट्स है जो मैंने लाइब्रेरी में बनाए हैं। 6, 7, 8 नोट्स ऐसे हैं जो मैंने लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ पढ़ करके बनाया है, और उन्हें मैं पढ़ता हूँ तो मुझे देखता है मैं कितना टाइम मैंने लाइब्रेरी में स्पेंड किया है। मतलब मैं गर्मियों की छुट्टी में भी लाइब्रेरी में चला जाता था 10 बजे 11 बजे, और वहाँ से 3-4 बजे 5 बजे जब धूप एकदम शांत हो जाता था तब आता था। और पैसे तो होते नहीं थे हम लोग कि कुछ खा पाए ऐसे, तो दिन में निकलते थे तो कृष्णा कोचिंग के बगल में वहाँ पर चाय वाला ठेला वाला लगाए जाते थे, वहाँ समोसा चाय हम लोग खाते थे, और चाय समोसा खा करके फिर वही पढ़ाई हुई है। तो मैं अगर मानूँ तो मेरे संघर्षों के साथ ही चाय समोसा भी हैं अगर वो नहीं होते तो इतना अच्छे तरीके से मेरी तैयारियां नहीं हो पाती। लेकिन जब JRF हो गया और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्रेंस उसी साल चालू हुआ एंट्रेंस, और वहाँ के एंट्रेंस में मैंने MPhil में 6वीं रैंक हासिल की और PhD में 4थी रैंक हासिल की। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ PhD में एडमिशन नहीं हुआ, MPhil में एडमिशन हुआ। हालांकि मैं चाहता था किसी भी कोर्स में एडमिशन हो जाए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एडमिशन हो जाए और फेलोशिप मिलने लगे। तो हम थे, हमारे वहाँ मित्र थे, पहले से ही वहाँ पर रहते थे, आशुतोष तिवारी। और उनका बहुत ही एक तरीके से गाइडेंस कहेंगे, वो मित्र तो थे, लेकिन उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया, सर ये पढ़ लीजिए, दिल्ली का सिलेबस ऐसे है। और उस सिलेबस के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने अच्छा किया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस पढ़ करके वहाँ एंट्रेंस में मैंने उसको जिस तरीके से जोड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी वहाँ से चीज़ें। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ वीरज पांडे जी कि आपने एमए के दौरान JRF क्वालिफाई किया, और मैं यह समझ सकता हूँ कि एमए के दौरान चूंकि सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और उसके दौरान नेट JRF की तैयारी करने की जो बातें हैं, और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि JRF अगर हम क्वालिफाई ना करें, जो प्रेशर था कि अगर JRF क्वालिफाई ना करें एमए के दौरान, तो फिर आर्थिक जो चुनौती थी हमारे आगे, वह बहुत विकराल चुनौती थी वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आप बच्चों से बताएं कि एमए के दौरान नेट JRF क्वालिफाई कैसे करें और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वीरज पांडे जी। जी सर। देखिए, MA के दौरान JRF क्वालिफाई करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। देखिए, मैं जो रणनीति बताना है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें दो तरीके की रणनीति है। पहली रणनीति तो यह है कि ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की है, जो किसी गांव की पृष्ठभूमि से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पर स्थितियाँ उस तरीके से नहीं हैं, उनको टीचर नहीं अच्छे मिल पा रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी टीम और ग्रुप नहीं मिल पा रहा है। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, उनको अच्छे टीचर मिले, अच्छे पढ़ाने वाले मिले हैं। अब उनको क्या ज़रूरत है, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और जो गाँव के बच्चे हैं जिनको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाई, उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो दोनों के लिए दो रणनीति है। मैंने अपने इससे पहले भी मैंने एक आध वीडियो ऐसे बनाए थे अपने कुछ मित्रों के कहने पर, कुछ जूनियर के कहने पर, और वो रणनीति मैंने भी फॉलो किया है। और मैंने जिन लोगों को बताया, मैं बताऊं कि कमोवेश लोग सफल भी हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी ऐसे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर वह आपके आभारी रहेंगे कि आपने उन तक ये रणनीति पहुँचाई, क्योंकि बहुत ही यह रणनीति जो है सटीक है और परिणाम तुरंत देती है। दो चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए। पहली बात, आप इस पे फोकस कीजिए कि किस तरीके से एक किताब है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की, पांडे एंड पांडे करके, ऑब्जेक्टिव। उस किताब को पढ़िए, और उस किताब को ऐसे पढ़िए कि आप सुबह शाम उसे रखे रहिए अपने पास, जब टाइम मिले उसे पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़, उसके साथ कोई एक और ऑब्जेक्टिव ले लीजिए जो क्वेश्चन पेपर हो, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन का ले लीजिए, ओंकारनाथ वर्मा का ले लीजिए, उपकार पब्लिकेशन का, AGP का जो उस साल पेपर आता है उसे ले लीजिए।
और उसे लेकर क्या करिए, आप सॉल्व करते रहिए चीज़ों को। जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें आपको लगेगा कि तो मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, उसे क्या कर लीजिए, आप एक रजिस्टर बनाइए, उस रजिस्टर पे नोट करते रहिए जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है कहीं पर अभी तक। और जब आप उसे नोट करेंगे तो आपके पास कुछ प्रश्नों का ऐसा एक हो जाएगा, संकलन हो जाएगा, जिससे लगेगा कि अच्छा एक क्वेश्चन तो मुझे बार बार परेशान करते हैं। तो उन क्वेश्चन को आप जब देखोगे, 3 बार 4 बार देखोगे, तो सारे क्वेश्चन आपको इजी वे पे आ जाएंगे। उसके अतिरिक्त आप पांडे पांडे पढ़ लोगे। मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, लगभग 70% मैक्सिमम कट ऑफ जाती है किसी भी एग्जाम में। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो 70% मैक्सिमम कट ऑफ जाती है। और मैंने देखा है कि इस रणनीति से पढ़ने वाले बच्चे 90 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, 100 में 90% क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम उन 10% क्वेश्चन के पीछे भागते हैं जो इन किताबों में नहीं मिल रही है, और उस 10% खोजने के चक्कर में क्या करते हैं ना कि हम अपना टाइम एनर्जी इतना लॉस कर देते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना हमको बहुत कठिन हो जाता है। अगर हम मात्र 90% क्वेश्चन में फोकस करें तो नो डाउट आप उसमें गलत भी करेंगे 10-15%, तब भी आप 75% 80% क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे इजी वे पे, आपको लगेगा बहुत आसानी से। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, गाँव में है, उनके लिए 2 किताबें मैं सब सजेस्ट करता रहा हूँ। एक किताब आती है कुमार सर्वेश, जो दिल्ली में पढ़ाते थे सार्थक आईएएस में, वो हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें क्या है कि उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आपको सब पता चल जाएगा किस तरीके से आदिकाल का उदय हुआ, क्यों अंत हुआ, फिर भक्ति काल का उदय क्यों हुआ, क्यों अंत हुआ, फिर रीत काल का उदय कैसे हुआ, क्यों अंत हुआ, मतलब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसके अतिरिक्त अगर आपको बहुत पढ़ने की इच्छा है तो आप हिंदी साहित्य की संक्षिप्त इतिवृत्ति ले लीजिए, शिव कुमार मिश्र की किताब है, और विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ले लीजिए। और तो इतना जितनी चीजें आपको मैंने बताया, यह चीजें आपके लिए कंपलसरी ही है। इसके अतिरिक्त चूंकि क्वेश्चन के पैटर्न लगातार बदल रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदी साहित्य में एकदम मान लीजिए कि गीता कुरान बाइबल की तरह है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास होना चाहिए होगा। आप उसे पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे आपको लगेगा कि क्या ये कह रहे हैं, बहुत उलझेंगे आप उसमें। 2 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। लेकिन शुक्ल जी की किताब सोचिए, जिसको आधार बना करके इतने सारे इतिहासकारों ने किताब लिखी है, उसे आप पहली बार नहीं समझ लेंगे तो फिर शुक्ल जी किस बात पे। इसलिए आपको क्या है, उसे पढ़ना है, 3-4 बार 5 बार आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जितनी भी किताबें हैं, आपको पहली बार पढ़ने में अगर आपको कोई किताब 10 दिन लगेगा, तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो वह किताब 7 दिन में खत्म हो जाएगी, दोबारा पढ़ेंगे 4 दिन में खत्म हो जाएगा, और फिर ऐसा है आप 24 घंटे में उस किताब को खत्म कर सकते हैं। दूसरी किताब राम स्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यह दोनों किताबें इतिहास के तौर पे आपके होना चाहिए, और एक किताब संकलन के तौर पे हिंदी साहित्य हिंदी का गद्य इतिहास जो आचार्य रामचंद्र तिवारी की है, यह किताब भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपकी कोई चीज़ आपको लगे कि वहाँ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव किताबों में बहुत गलतियों की भी संभावना होती है, तो क्रम सही है कि नहीं सही है, तो आप वहाँ से देख करके इसे करेक्ट कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आपको लगेगा कि ये करेक्ट कर लें, इनकरेक्ट है, ऐसा है, उतना ही जान लीजिए कि आप मजबूत होते जा रहे हैं। क्योंकि जितनी ऑब्जेक्टिव किताबें लिखी गई हैं, उन लिखने वालों ने भी अपनी तैयारी के दौरान ये किताबें लिखी हैं। उन्होंने भी तैयारी की है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं और फिर उसी को बाद में किताबों के रूप में आपके सामने लाया है। तो यह किताबें आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मुख्य प्रैक्टिस आपको इन्हीं पे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव किताबों पर और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने पर। जितना हो पाए उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना हो पाए उतना कीजिए, आप सफल होंगे। ये जानना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, उसको लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कितने घंटे पढ़ाई करें या कैसे पढ़ाई करें, नोट्स वगैरह कैसे बनाएं, आप इसके बारे में बच्चों को जरूर बताएं। देखिए, एक चीज़ बहुत कॉमन है हिंदी पढ़ने वालों के साथ कि जेआरएफ के जो फर्स्ट पेपर है नेट जेआरएफ का, वह हिंदी के अधिकतर बच्चों का कमज़ोर होता है। क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे उस पृष्ठभूमि से आते हैं कि उनका मैथ उतना अच्छा नहीं होता, उनकी रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन उसमें आपको खोजना है ना कि आपका क्या अच्छा है या क्या आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप उसमें जितनी यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, तो आप 10 यूनिट पे काम करोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको चूज कर लेना है कि 5 यूनिट मेरा है, 6 यूनिट मेरा है, नहीं इतना हो पा रहा है तो 4 ही यूनिट मेरा है। इतना आपको प्रयास कर लेना है कि यहाँ से आए तो 99% हम चीज़ों को करेक्ट करें। उसके अतिरिक्त आपको पूरा का पूरा टाइम अपने पेपर पे देना है, अपने सब्जेक्ट पे देना है। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, देखिए मैं बहुत क्लियर कहता हूँ कि जेआरएफ नेट जेआरएफ आप हो जाएंगे तो उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आपको आगे नहीं पढ़ना है। इसलिए टाइम वहाँ देना है जहाँ आगे भी आपको आउटपुट मिले। यानी फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप वहाँ पढ़ लिए हैं, मैथ्स पढ़ लिए हैं, रीजनिंग पढ़ लिए हैं, तो आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका कोई यूज नहीं मिल रहा है। आगे आप पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं, कोई यूज नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर में 3, 4, 5 यूनिट पे अच्छे से फोकस करिए और उसके बाद अपने सब्जेक्ट पे इतना काम कर लीजिए ना कि वहाँ से 90% क्वेश्चन आपके कंप्लीट हों। एक समय ऐसा था जब यूजीसी में 20 क्वेश्चन जरूरी होते थे क्वालिफाई करने के लिए। उसमें बहुत मजबूरी थी कि हम कैसे 20 क्वेश्चन जरूर कर लें, उतना परसेंट नहीं करेंगे, 40% नहीं होगा तो हम क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अपने सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। अब वो अभी मजबूरी नहीं है, तो अब वो मजबूरी नहीं है तो उसको क्या करना है, आपको अपने पेपर पे इतना फोकस कर लेना है कि दूसरी जगहों से कवर कर लीजिए। मैं एक चीज़ अच्छे तरीके से मानता हूँ कि देखिए, आप एक कॉपी लीजिए
और उस कॉपी में जो भी आपको ना आता हो करते रहिए, बराबर करते रहिए। वो कॉपी खुद आपकी लगेगी ना कि ये मैंने खुद से तैयार किया है। कहीं से भी आपको लग रहा है कि अच्छा एक फैक्ट मिला है, उसे नोट कर लीजिए। कोई फैक्ट आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पे मिल गया, उसे नोट कर लीजिए। कोई फैक्ट कहीं बता रहा है, उसे नोट कर लीजिए। यूट्यूब पे आपने देख लिया, उसे नोट कर लीजिए। वह कॉपी आपकी क्या होगी ना, एकदम जैसे अपनी हैंडबुक टाइप की हो जाएगी। दूसरी चीज़, पढ़ने की रणनीति में मैं कभी घंटा फॉलो नहीं किया कि इतना घंटे मुझे पढ़ना है, इतना करना है। हाँ, ये मैं फॉलो करता था कि मुझे यह यूनिट इतने में कंप्लीट कर लेना है। अगर 15 तारीख है आज और मैंने सोच लिया कि 20 तारीख तक में मुझे आधुनिक काल में जितने भी कविता के आंदोलन हैं सारे के सारे कंप्लीट कर लेने हैं, तो 4-5 दिनों में मैं कंप्लीट कर लेता था। अब उसमें चाहे किसी दिन मुझे 11 बजे रात में पढ़ना पड़े, चाहे पूरी रात पढ़ना पड़े, चाहे पूरे दिन सोना पड़े, वो हमारी अपनी व्यक्तिगत बातें थी। लेकिन ये है कि कभी-कभी होता था कि पूरा दिन और भी जीवन की व्यस्तताएँ होती हैं, 20 मिनट भी नहीं पढ़ाई हो पाती थी, तो मुझे लगता था कि अगले दिन मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो करता था। यह चीज़ आपको क्या है कि रिजिडनेस होना चाहिए कि इसको हम रिजिड हैं, इतना ज़रूर कंप्लीट करेंगे। जब आप करेंगे ना तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा और 2-3 मिनट के बाद आपको लगेगा कि अब मुझे करना है। दूसरी चीज़ एक सबसे ज़रूरी है आपको ये जानना कि किताबें पर आप बार-बार डाइवर्ट मत होइए कि यह किताब नहीं अब पढ़ेंगे, अब यह किताब पढ़े अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, अब इसे रख देते हैं। क्योंकि देखिए एक किताब को आप 20 बार पढ़ लीजिए, आपका मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें हो जाएँगी। मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने में जब मैं था मुझ में गलतियाँ होती थी। उसमें मैं किताबों को चेंज करता था और मुझसे लगता था कि अब की बार यह पढ़ूँगा और अब की बार यह पढ़ूँगा। तो मैंने जो गलती वहाँ पर की, वो गलती यहाँ पर नहीं की है। तो उससे क्या हुआ कि मुझे एक चीज़ तो लगा कि ये ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपके पास ग्रुप, टीम ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी तैयारी पे फ़ोकस रहिए। क्योंकि देखिए रास्ते में आप जब चलते हैं ना मंज़िल की तरफ, किसी भी रास्ते में तो वहाँ आपको फूल, पत्ते, काँटे तमाम चीज़ें दिखती हैं। और उस मंज़िल की तरफ आप अगर बढ़ने वाले हैं, तो आपको क्या है, कोई भी फूल दिखा तो आपको फूल की तरफ झुक नहीं जाना है। फूल देखा, आगे बढ़िए, ठीक है? अगर मंज़िल की तरफ आपको जाना है, कोई रंग-बिरंगी चीज़ दिख रही है तो उसको देखा आप आगे बढ़िए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होकर के कहीं रुक जा रहे हैं ना, तो फूल थोड़े दिन बाद मुरझा जाएगा। अपने तो खत्म हो जाएगा लेकिन आप वहाँ रुक गए ना तो आप भी खत्म हो जाएँगे। और हम इंटरमीडिएट में थे तो मेरे एक गुरु थे, वो कहते थे कि जो व्यक्ति निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ जाता है, उसका अनिश्चित तो नाश ही है, साथ-साथ निश्चित भी नाश हो जाता है। तो हम लोग निश्चित हमारा क्या है कि हम तैयारी के लिए निकले हैं। हमारा मोटिव क्या है कि हम अपने कुछ बनने के लिए निकले हैं, हम अपने परिवार के लिए निकले हैं, तो हम उस लक्ष्य पे फ़ोकस करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्रेम न करे, कोई व्यक्ति दोस्ती न करे, मित्रता न करे, पार्क में घूमे न, चाय न पिए, लेकिन ये सारी-सारी चीज़ें अनिश्चित है। मैं प्रेम का भी विरोधी नहीं हूँ कि कोई बात में इस पे कमेंट बॉक्स में कहे कि आप प्रेम को अनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपका प्रेम आपको लक्ष्य से भटका रहा है, आपका प्रेम आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपका प्रेम आपको टाइम बर्बाद कर रहा है, तो क्या है? फिर वो अनिश्चित है। उसके अतिरिक्त आपको क्या ध्यान देना है कि आप अपना लक्ष्य किस तरीके से पाएँगे, सारी की सारी चीज़ों को झोंक दीजिए। मेरा एक मित्र है इसमें मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, जब वो सेलेक्ट हो गए जागेश्वर प्रजापति, तो मैंने उनसे कहा कि यार जागेश्वर भाई हो नहीं रहा है, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन होने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है वीरेश भाई, सिलेक्शन होने के लिए पागल होना पड़ता है। और मुझे बहुत मोटिवेटिव लगा कि सिलेक्शन होने के लिए पागल होना पड़ता है। और मैं सोचा कि ठीक है मैं पागल तो नहीं होऊँगा लेकिन पढ़ूँगा, पागलपन की हद तक पढ़ना पड़ता है। और ये सही है कि मेरे 2 इंटरव्यू के रिज़ल्ट 15-20 दिनों के अंतराल पे आए थे और दोनों में नहीं हुआ था। उस दौरान मेरा मोरल इतना डाउन था कि क्या होगा। और उसके बाद जब जिस इंटरव्यू में मेरा हुआ उस दौरान मेरी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी। लेकिन इंटरव्यू देने गया और मेरा सब कुछ ठीक था और हो गया इसमें। तो चीज़ें आएँगी, चुनौतियाँ आएँगी, समस्याएँ आएँगी, लेकिन अगर आपके पास रणनीति है, अपनी एक टीम है, अपने जहाँ से आपको मोरल मिलता रहता है, सपोर्ट मिलते रहता है, परिवार के लोग आपके पास हैं, कोई एक गुरु है, कोई एक मित्र है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं, सेल्फ मोटिवेटिव हैं, तो आपको दिक्कतें आएँगी, लेकिन उन दिक्कतों से पार पाने का रास्ता भी आप खुद के भीतर से ही निकाल लेंगे। अब मैं अंतिम प्रश्न ये करना चाहता हूँ आपसे कि मैं आपके जीवन को बहुत ही करीब से देखा हूँ और आपकी वह विषम चुनौतियाँ जो आपने शायद इस वीडियो में बहुत नहीं बताया और खुल के नहीं बताया, उन चुनौतियों को भी मैंने बहुत करीब से देखा है कि आपकी व्यक्तिगत, आपकी पारिवारिक समस्या और भी चीज़ें हैं जो आपके बहुत प्रतिकूल एक समय रहीं। लेकिन आप उन तमाम प्रतिकूल चुनौतियों को परास्त करते हुए आप जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते गए, तो मैं यह प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि आप जो ये वीडियो देखेंगे जितने भी छात्र आपसे क्या सीख लें, कैसे लें आपसे सीख? या आपके जीवन आपने जिस प्रकार से अपने जीवन को देखा, हिंदी विषय से आप आगे बढ़े, तो मैं ये चाहता हूँ कि अंतिम या जो प्रश्न है आप उन विद्यार्थियों को एक दिशा देने का कार्य करें, एक दिशा बतलाने का कार्य करें कि वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें और चुनौतियों को परास्त करना कैसे सीखें? हाँ, धन्यवाद। देखिए एक बहुत ही स्पष्ट बात है कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर के फ़ोकस हैं और बचपन से अगर आपने किसी चीज़ को पाला है, तो मैं एक चीज़ सबसे कहता हूँ कि हम लोग जब पढ़ाई करने घर से निकलते हैं और जब बाहर पढ़ते हैं,
तो हमसे कोई रिश्तेदार पूछता है, कोई हित मित पूछता है, दोस्त पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो हम लोग कहते हैं पढ़ रहे हैं। हम 24 साल तक 25 साल तक यही कह रहे हैं पढ़ रहे हैं। हम किचन में खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, घूमते टहलते हैं, लेकिन कोई पूछता है क्या कर रहे हैं तो हम कहते हैं पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति 25 साल तक एक काम कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, वह व्यक्ति नर्वस होकर के पढ़ना छोड़ दे, नर्वस होकर के लड़ना छोड़ दे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़रूरी, अगर आप ये कह रहे हैं 25 साल से कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, जीवन का आप लगभग 40% भाग आप अपने एक चीज़ को दे दिए हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो जब तक उस 40% इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आप नहीं निकाल लेंगे, तब तक रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए, तो इसका मतलब है कि आपने ईमानदारी से उस 40% टाइम को दिया नहीं है। जुझारू व्यक्ति होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट का एक-एक हिस्सा खींच ले किसी से, ठीक है? तो आपको क्या बनना पड़ेगा, उस तरीके से बनना पड़ेगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक-एक मिनट वापस ले लीजिए। अगर आप वो रिटर्न वसूल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। और जब भी किसी भी चीज़ में टाइम दीजिए ना, तो उसे इन्वेस्टमेंट ही समझ करके दीजिए। वेस्ट समझ करके कहीं भी अगर आपका टाइम जा रहा है, तो उसे जितना जल्दी छोड़ेंगे, उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। इसके साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोगों के साथ भी रही है और अभी भी कई बार रहती है। देखिए, ये जीवन में चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं, हमको ये असफलता आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन ही खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूँगा? कुछ वो है ही नहीं, मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है। कैसे मैं लोगों को मुँह दिखाऊँगा? कैसे मैं लोगों को फेस करूँगा? लोग पिंच भी करते हैं, आपके अगल-बगल, पास-पड़ोस, नाते रिश्तेदार, तमाम लोग आपको पिंच भी करते हैं कि अरे क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? कितने दिन तक पढ़ोगे? हम लोगों को भी ये चीज़ें मिलती रही है। अब मुझे तो अभी भी कई बार लोग कहते हैं कि अरे तुम तो आईएएस बनने गए थे, तो कहाँ मास्टर बन गए? तो अब मैं उनके लिए क्या करूँगा? अपने जीवन का संरचना नहीं बदल दूँगा? ये चीज़ आपको जानना है कि आप जब पढ़ने घर से निकले हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय था। किसी के बहकावे में आकर के, किसी के दबाव में आकर के आपने निर्णय नहीं लिया है। तो अगर आपने इतने दिन तक आपने इन्वेस्ट किया है, इतना टाइम आपने दिया है, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है, किसी पे। और उन लोगों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जिनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, जो खाली बैठे हैं। सुबह खाया, रात में खाया और दिन भर किसी न किसी का मज़ा लिए, चुटकी लिए। उनके जीवन का क्या मूल्य महत्व है कि उनको हम टाइम दे रहे हैं, उन पे फ़ोकस करें। वो अगर आपको कह रहे हैं तो उनको मुस्कुरा करके, ऐसे जैसे नहीं होता है कि गाँव में कोई आदमी पागल टाइप का हो जाए तो कुछ हरकतें करे तो आगे निकल जाइए। वो लोग पागल हैं, उनको समझ नहीं है। पागल कई प्रकार के होते हैं, वो एक प्रकार के पागल हैं जो मेहनत करने वाले लोगों का मजा ले रहे हैं, संघर्ष करने वालों का मजा ले रहे हैं, चूंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास ही नहीं किया। और जो व्यक्ति जीवन में कुछ करने का प्रयास नहीं किया होता है ना, वह व्यक्ति धरती का सबसे निकम्मा आदमी होता है। सबसे निकम्मा आदमी सबसे सुकून से सबका मजा लेता है। तो इस नाते हम लोग, आप निकम्मे नहीं हैं। कई बार हम लोगों को भी लगता था, कई बार मैं कमरे में अकेले रहता था, बहुत बोर फील करता था, दोस्तों से बात करने का प्रयास करता था। मेरे दोस्त भी कई बार बहुत बिजी रहते थे अपने निजी जीवन में, लेकिन एक सौभाग्यशाली था कि मेरे कुछ मित्र ऐसे थे जो मेरे सुखे दुखों में हमेशा खड़े रहते थे। कुछ सीनियर रहते थे जो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट में रहते थे। तो मेरा क्या है कि ठीक था, आप लोग भी ऐसे अगर एक दो दोस्त हों, कुछ सीनियर्स हों, कुछ टीचर्स हों, उनके टच में रहिए। परिवार में कोई आपको मोरली बहुत सपोर्ट करता हो तो उसके टच में रहिए। जो डिमोटिवेट करता हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो, उससे एकदम दूरी बना लीजिए। हो सके तो मोबाइल का नंबर बदल दीजिए, व्हाट्सअप चेंज कर दीजिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ रहिए जो पॉजिटिविटी दे। और ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अपने आप के सामने कभी ना आपको झुकना पड़े, अपनी नज़रों में कभी ना झुकना पड़े कि यार मैंने अच्छे से काम नहीं किया। अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो आपको एक समय ज़रूर आएगा कि वही लोग पलट के कहेंगे कि यार देखो, मुझे पहले ही पता था कि ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि ये लोग क्या है ना कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये खाली बैठे होते हैं आपकी बुराई के लिए और प्रशंसा के लिए। इनके पास पर्याप्त टाइम होता है। आप इतना बड़ा काम नहीं, आप छोटा सा भी काम करके जाओगे अच्छा ना, तो ये आपकी इतनी प्रशंसा करेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो इतना बड़ा नहीं किया हूँ। और आप छोटा सा कोई गलत करके जाओगे ना, तो इतनी बुराई करेंगे, आपको लगेगा मैंने इतना भी गलत नहीं किया। तो ये खाली बैठे हुए लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपना सिर्फ काम ईमानदारी से करते रहना है। प्रश्नों की अगली कड़ी में मैं यह जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप राजकीय डिग्री कॉलेज में इसमें वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जेआरएफ होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही कम उम्र में हो गए और बहुत कम समय आपने लिया इसके लिए। तो आपकी तैयारी कैसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए? हिंदी विषय को किस तरह से आपने देखा और कैसे उसको पढ़ाई किया असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किसी एक दिन से और एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू नहीं होती कि आज से मैंने इस चीज़ की तैयारी चालू कर दी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तभी चालू हो गई थी जब मैं ग्रेजुएशन में हिंदी ले लिया। और मैं उसके बाद जब सिलेबस देखा असिस्टेंट प्रोफेसर के और एग्ज़ाम देना चालू किया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती थी जो मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ा होता था। तो कुल मिला करके, लेकिन एक चीज़ जो ये लगता है कि अब मुझे इधर करना है, क्योंकि मैं सिविल सर्विस की भी तैयारी करता था। तो बार अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब कर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है। और हिंदी में मैं नहीं चाहते हुए भी चीज़ों को मैं करता था, मुझे ईज़ी वे पे चीज़ें मिल जाती थी।
तो मुझे लगता था कि क्यों, क्योंकि हिंदी मेरा इंटरेस्ट था। तो आदमी को अपने इंटरेस्ट को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। सही बात। आपने कब अपने इंटरेस्ट को समझ लिया, कि कब ने आपने सटीक एक निर्णय ले ली, ये सारी की सारी क्षमता आप में ज़रूर होनी चाहिए। और किसी के दबाव में नहीं कि परिवार चाह रहा है कि हमें बने, समाज में मुझे दिखाना है। अपना जीवन है और अपना जीवन है, इसके स्थापत्य आपको खुद बनाना है कि कैसे आपका अपना जीवन दिखाना है, ठीक है। तो मुझे जब लगा 2 अटेम्प्ट के बाद कि सिविल सर्विसेज में दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैंने क्या किया, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ मूव कर गया। और जो लोग मेरे शुभचिंतक थे, परिवार के लोग थे, उनसे मैंने बातचीत की कि मैं चाह रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर में हाथ आजमाऊँ। और उसके बाद मैं बताऊँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए, 3 एग्ज़ाम दिया और सभी एग्ज़ाम में मेरा इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू में हालाँकि 2 एग्ज़ाम में इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यह तीसरा इंटरव्यू था जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जिसमें हुआ। और मैं इसकी रणनीति भी वही है जो जेआरएफ की है। आप अपनी चीज़ों को लीजिए, जब तक ऑब्जेक्टिव है तब तक ऑब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ते रहिए। अपने आप को एनरिच करने के लिए कुछ अच्छी-अच्छी और किताबें पढ़िए, अच्छे नॉवेल पढ़िए, तमाम चीज़ें आपको जुड़ती जाएँगी और आपको एलिमिनेट करने की क्षमता आ जाएगी। देखिए, ये श्योर है कि अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको 90-90 क्वेश्चन कंप्लीटली आते होंगे। बाकी 60 क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे, उसमें 20-25 क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से करते हैं। यह नहीं है, यह नहीं है, तो यही सही होगा। जितने अच्छे से आप एलिमिनेट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में, उतने ही आप सटीक तरीके से सिलेक्शन पा जा सकते हैं। देखिए, अंतिम में मैं आप सभी जो भी प्रतियोगी छात्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ रोज़ करते रहिए। अपनी तैयारियों में कुछ न कुछ नई चीज़ें रोज़ जोड़ते रहिए, ईमानदारी से। एक वो मधुसूदन गुप्त की पंक्ति है ना कि "नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो।" तो आपको कुछ न कुछ रोज़ करते रहना है। अगर आप कुछ न कुछ रोज़ करते रहोगे, तो एक दिन आपको लगेगा कि आपकी सफलता की इमारत बना करके आपने खुद खड़ी की है। इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं होगा, किसी का कोई आपके ऊपर हाथ नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन में जो भी हासिल किया, अपने से हासिल किया है। और सेल्फ मेड पर्सन जो होता है ना, उसके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होता है, वह बनाए हुए लोगों पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप भी अपने जीवन में, आस-पास, राजनीति में, प्रशासन में, हर जगह ये चीज़ देखेंगे, आपको लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने जीवन के स्वरूप को खुद बनाना है, खुद लड़ना है और खुद उन चुनौतियों से लड़ करके अपने आप को उस लक्ष्य तक ले जाना है, जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप घर से निकले हैं। जब तक आप अपनी मंजिल को न पाइए, तब तक लक्ष्य जब तक आपको न मिल जाए, तब तक रुकिए मत। जीवन के किसी भी भटकाव को, किसी भी चुनौती को बाधा के रूप में स्वीकार मत कीजिए। बाधाएँ आएँगी, आने दीजिए, लेकिन उन बाधाओं से लड़ करके आपको एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। इन्हीं सब संदेशों के साथ मैं जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, भासमी अकेडमी के माध्यम से, आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी के माध्यम से, डॉक्टर रश्मि जोशी के माध्यम से, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इस चैनल पे जब भी आपको लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, सबसे कहिएगा, कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मेरी भी जिस तरीके की सहयोग होगी इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत आभार। मैं माइक भानु प्रताप सिंह जी को दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विराज पांडे जी, इस चैनल पर आकर इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। और सभी विद्यार्थी इनकी बातों से जरूर प्रेरणा लें और इनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आप वो सूरवीर हो जो कांटों में राह बनाने का कार्य करें, आप वो सूरवीर हो जो सागर को पार करने का काम करें। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने लक्ष्य पे भरोसा रखिए, नित प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।